बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख माँ, मैं तेरी माँ हूं ना। इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं ही तुमसे कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे खातिर जान भी दे सकती हूँ। ये सब बातें अम्मी ने मेरे माथे पर बोसा देकर कही थी। मैं अम्मी के प्यारे से चेहरे की जानिब देखती रही थी। फिर अम्मी बोली, माँ, जो बेटी होती है ना, वो अपनी माँ की सबसे बड़ी राजदार होती है, और सहेली भी। तुम हो तो अभी फ़कत 5 साल की, मगर तुम मेरी सहेली भी हो और मेरी राजदार भी। मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। अम्मी की बातें सुनकर मैं बड़ी खुश हो गई थी। अम्मी कहने लगी, माँ, मैं दुकान से तुम्हारे लिए जलेबी लेने जा रही हूँ। अगर दादी आए तो कहना कि अम्मी तो अभी अभी घर से निकली हैं, बस पड़ोसन के घर गई है। नहीं तो दादी तुम्हारी सारी जलेबी खा जाएगी। मैंने इस बात में सर हिला दिया और बोली, अम्मी, जब आप वापस आएंगी और दादी मेरे पास बैठी हुई तो आप जलेबी छुपा लेना। अम्मी हंसती थी। अम्मी ने मेरे गाल चूमे थे। मैं अपने घर के सहन में बड़ी चारपाई पर बैठी अपने खिलौनों से खेल रही थी। मेरी अम्मी ने मुझे बहुत से खिलौने भी दिला कर दिए थे। वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। हर रोज़ जलेबी ला कर देती थी। अम्मी मेरे सामने चलती हुई दूर होती जा रही थी, जबकि मैं अपनी अम्मी की पुश्त को देखने लगी थी। आज दिल चाह रहा था कि मैं अम्मी को आवाज़ देकर रोक लूँ और उनसे कहूँ कि आज मुझे कुछ नहीं खाना, आप मेरे पास आकर बैठ जाए। हम दोनों मिलकर मेरे किचन सेट के साथ खेलते हैं। मैं आपको चाय बना कर दूंगी, आप मुझे रोटी बना कर देना। लेकिन मैं अम्मी को आवाज़ नहीं दे पाई थी। अम्मी सड़क पर मुड़ गई थी तो मैं अकेले ही खेलने लगी थी। मैंने अपने किचन सेट को तरतीब से चारपाई पर रखना शुरू कर दिया था। यूँ तो मेरी दादी भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मेरे साथ माँ वक्त खेलने को तैयार रहती थी। मैं ज़रा सा रो देती तो वारे सदके जाती। मगर मुझे अपनी दादी अच्छी नहीं लगती थी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो मेरे अब्बू को अम्मी के खिलाफ किया करती थी। मेरे अब्बू अम्मी का बहुत ख्याल रखा करते थे, मगर दादी जब कुछ उल्टा सीधा बोल देती तो अब्बू अम्मी को पीटने लगते थे। मैंने अपने कानों से सुना था, दादी अब्बू को अम्मी के खिलाफ कर रही होती थी। पहले तो मोहल्ले से जब भी फ्रूट वाला या कोई चाट वाला गुजरता तो अम्मी मेरे लिए कुछ ना कुछ ले लिया करती थी। मगर फिर दादी ने अब्बू से कह दिया कि खबरदार, अपनी बीवी को पैसे न दिया करो, जब देखो मुंह उठाकर फेरी वालों के सामने खड़ी होती है। अब्बू ने दादी की बात मानकर अम्मी का खर्चा भी बंद कर दिया था। अब मुझे हर रोज़ तो फ्रूट नहीं मिलता था, बस कभी कभार अब्बू लाते थे। एक दिन मैंने अम्मी से कह दिया कि मुझे जलेबी बहुत पसंद है। अम्मी मेरे लिए जलेबी ले आए। अब तो वो हर रोज़ मेरे लिए जलेबी लाने लगी थी। उनकी आंखों में मेरे लिए बड़ा प्यार होता था। मैं अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी और साथ ही साथ दुआ भी कर रही थी कि कहीं दादी ना आ जाए, नहीं तो मैं जलेबी से भी हाथ धो बैठती। खैर, थोड़ी देर बाद दरवाजे पर खिलौने वाला आया था। वो आवाज़ लगा रहा था, मिट्टी के खिलौने ले लो, चूल्हा ले लो, ग्लास ले लो, मिट्टी के बर्तन ले लो। उसकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल ललचा गया था। मैंने सोचा कि दरवाजे से झांक कर देखती हूँ भला कैसे खिलौने हैं। मैंने बाहर देखा तो वो आदमी बोला, खिलौने चाहिए? मैं बोली, मगर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। वो आदमी कहने लगा, तुम खिलौने ले लो, मैं तुम्हारे अब्बू को जानता हूँ, पैसा उनसे ले लूँगा। मैं खुश हो गई और बोली, अच्छा, अपने खिलौने दिखाओ तो। उसने मुझे हाथ से इशारा किया और बोला कि मेरे पास आकर देख लो। मैंने उसकी बात मानकर बड़ी गलती कर दी थी। मैंने जैसे ही घर की दहलीज से बाहर कदम रखा, उस आदमी ने मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मैं बेहोश हो गई थी। जब आंख खुली तो मैंने खुद को बहुत सी बच्चियों के दरमियान पाया था। सबसे पहले मुझे अम्मी का ख्याल आया और फिर अब्बू का। मेरा दिल बैठने लगा था। मैं रोने लगी थी। तब एक औरत चलती हुई मेरे पास आ गई थी। वो कहने लगी, मेरी गुड़िया जाग गई? मैं फूट फूट कर रोने लगी थी और बोली, मुझे अम्मी के पास जाना है। वो औरत बोली, आज से मैं ही तुम्हारी अम्मी हूँ। मैंने उस औरत के चेहरे को बड़ी गौर से देखा था, मगर मुझे वहाँ ममता नजर नहीं आई थी। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है। वो बहुत परेशान होंगी। वो मेरे लिए जलेबी लाई होंगी। जब उन्हें घर खाली मिलेगा तो वो कैसे पागलों की तरह मुझे यहाँ वहाँ ढूंढ रही होंगी। अम्मी तो रोई भी होंगी। पहले जब अब्बू अम्मी को मारते थे तो मैं उन्हें चुप करवाया करती थी। आज उन्हें चुप करवाने वाला कोई नहीं होगा। दादी घर आ जाएंगी। वो अम्मी को बालों से पकड़कर मेरे बारे में पूछेंगी और फिर अब्बू को बुला लाएंगी। किसी को इस बात का एहसास नहीं होगा कि मेरी माँ किस कर्ब से गुजर रही होगी। सब उसी को बुरा भला कहेंगे। इस दुनिया में सिर्फ मैं अम्मी की सहेली हूँ, उनकी राजदार हूँ। मुझे जाने दो। अब वो अम्मी को बहुत मारेंगे। अम्मी परेशान होगी। अम्मी को भी डर लग रहा होगा, जैसे मुझे लग रहा है। उनके हाथ भी कांप रहे होंगे।
जैसे ही मेरे हाथ कांप रहे। उस औरत ने आगे बढ़कर मेरे हाथ थाम लिए थे। वो कहने लगी, अल्लाह तुम जैसी एहसास करने वाली बेटी हर किसी को दे। मैं रो रही थी, सिसक रही थी, फिर चीखें मार मार कर रोने लगी थी। यार चुप कर जा महा, क्या हो गया है तुझे? समीना ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया था। वो बोली, लगता है तुझे आज फिर से अपनी वालदा की याद आ गई है। उस वाक़ये को 4 साल बीत गए हैं। मैं समीना के गले लगकर रोती जा रही थी और बोली, अगर 4 सदियां भी गुजर जाए तो भी मेरे दिल से अम्मी के बिछड़ने का गम नहीं निकलेगा। तुम मुझे बताओ, तुम्हें तुम्हारे वालिदैन भूल गए हैं क्या? समीना ने नफ़ी में सर हिला दिया। उसकी आंखें भी भीग गई थी। मुझे अगवा करके जिस घर में लाया गया था वहाँ और भी बहुत सी लड़कियां मौजूद थीं। सबकी कहानी मेरी जैसी ही थी। सबको अगवा करके ही यहाँ कैद कर दिया गया था। जब मुझे यहाँ लेकर आया गया था तो मैं बहुत रोती थी। मेरी आंखें हरदम भीगती रहती थी। मैं जब जब भी रोई, समीना मेरे गले आकर लग जाती थी। वो भी अपनों को याद करके रोया करती थी। हम दोनों को चंद दिन पहले ही यहाँ लाया गया था, इसीलिए सबसे ज़्यादा तंग भी हम ही करती थी। मैं और समीना दोनों बहुत अच्छी दोस्तें बन चुकी थी। हम दोनों को सहारे की ज़रूरत थी, जो कि हमने एक दूसरे में ढूंढ लिया था। वो औरत जो यहाँ हमारी निगरान थी, वो हमसे यही कहती थी कि मैं तुम लोगों की माँ हूँ। अगवाशुदा तमाम लड़कियाँ उस औरत को मामा कहती थीं, मगर मुझे उस औरत में माँ जैसा कभी कुछ नज़र नहीं आया था। वो हर वक्त बेजार सी रहती थी। उसके चेहरे पर उकताहट और थकान साफ वाज़े होती थी। इस जेलनुमा घर में हमारे लिए कुछ भी नहीं था, ना पढ़ाई थी और ना ही तरबियत। बस 3 वक्त की रोटी मिल जाया करती थी। वो हम खाकर या तो अपने घर वालों को याद करके रोने लगी थी या फिर खेल कूद में वक्त गुजार देती थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हमें यहाँ पर क्यों लाया गया है। और यूं मेरी ज़िंदगी के 4 साल उस घर में सर्फ हो गए थे। अब मैं 9 साल की हो चुकी थी। मैं अपने अगवा के पीछे छुपी हकीकत को जानने की कोशिश किया करती थी। इस सब में समीना भी मेरे साथ साथ ही होती थी। वो भी सच्चाई जानना चाहती थी। अब मैं मामा के पास जाकर बैठ जाती और बोलती कि आप लोगों ने ये बच्चों की फौज यहाँ पर क्यों भर्ती की हुई है? आपको हमसे क्या चाहिए? वो कहने लगती, माँ तुम कितना बोलने लगी हो, तुम तो मेरे लिए दर्द सर बन गई हो। मगर मैं उसकी इन बातों को खातिर में न लाती। हर वक्त सवाल जवाब करती रहती थी। एक दिन मामा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और बोली, माँ मैं जानती हूँ अब तुम बड़ी हो गई हो, चीज़ों की बारीकी समझने लगी हो, तुम हर बात की तह तक जाना चाहती हो। अब वो वक्त आ गया है कि तुम्हारे सामने हर चीज़ रख दी जाए, हर पर्दे को हटा दिया जाए। तुम जो जानना चाहती हो वो तुम्हें बता दिया जाए। मैं उसकी बात को सुनकर मुस्कुराती थी। मैं बोली, मामा आप क्या कहना चाह रही हैं? वो बोली, माँ यूं समझो तुम्हारी तरक्की हो गई है। तरक्की का लफ्ज़ सुनकर मुझे अजीब सा महसूस हुआ था। मुझे झुरझुरी सी आई थी। मैं बोली, क्या मतलब? कैसी तरक्की? मामा कहने लगी, ये सब तुम्हें शाम में पता चल जाएगा। अब तुम शाम का इंतज़ार करो, तब तक मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। मामा ने मुझे अपने ढेर सारे कपड़े पकड़ाकर काम पर लगा दिया था। मैं कपड़े इस्त्री करती जाती और उसकी बातों के मुतालिक सोचती जा रही थी। आखिरकार शाम भी हो गई थी। तब मामा ने मुझे आवाज़ दी और कहने लगी, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। मैं भागकर मामा के पास गई थी। सामने बैठे शख्स को देखकर मैं दंग रह गई थी। ये चेहरा मैं आज 4 साल बाद देख रही थी, मगर पहली ही नज़र में उसको पहचान गई थी, क्योंकि मैंने ये चेहरा हर रात अपने ख्वाब में देखा है। मैं उस चेहरे से डरती रही हूँ। जब जब भी ये चेहरा मुझे नज़र आया है, मैं खौफ से कपकपाई हूँ, मगर आज मुझे डर नहीं लगा था, बल्कि गुस्से की एक लहर मेरे वजूद में दौड़ गई थी। ये शख्स कोई और नहीं, बल्कि वही तो था जिसने मुझे मेरे घर के सामने से अगवा किया था। मैंने उस शख्स को गिरेबान से पकड़ लिया था। वो घबरा गया और बोला, क्या पागल वागल हो गई हो? उसको देखकर मुझे अपनी अजियत याद आने लगी थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, तुमने मुझे अगवा क्यों किया था? तुमने मुझसे मेरे वालिदैन दूर क्यों कर दिए थे? वो आदमी कहने लगा, इस दुनिया में कोई भी शख्स अपने फ़ायदे के बगैर काम नहीं करता। मैंने भी तुम्हें अपने फ़ायदे के लिए अगवा किया था। मैंने ये सारी बच्चियाँ इसलिए अगवा की ताकि इनसे पैसा बना सकूं। तुम्हें जब मैंने अगवा किया था तब तुम बहुत छोटी थी, तुमसे कोई काम नहीं लिया जा सकता था। अब तुम बड़ी हो गई हो। मैं तुम्हें कोठी पर लेकर जा रहा हूँ। वहाँ तुम्हें काम पर रख लिया जाएगा। तुम्हें हर महीने जो तनख्वाह दी जाएगी वो मेरी जेब में आएगी। मैंने फ़कत इसीलिए तुम्हें अगवा किया था। तुम, समीना और 7 लड़कियाँ और हैं, जिन्हें मैं मुख्तलिफ कोठियों पर काम के गर्ज से लेकर जाऊँगा और उनसे पैसा कमाऊँगा। मैं बोली, समीना को भी लेकर जा रहे हो? उसने सर हिला दिया और बोला, हाँ
वो भी अब बड़ी हो गई है। मैं बोली, मैं और समीना बहुत गहरी दोस्त हैं, तुम मुझे और उसे एक ही कोठी में काम के लिए भेजना। वो कहने लगा, तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या? एक के साथ एक मुलाजमा फ्री में दे दूं? तुम्हें मैं दूसरी कोठी में छोड़कर आऊंगा और समीना को किसी और की कोठी में। मैं चुप कर गई थी। मैं यहाँ पर मुक़ीद थी, यहाँ पर हमारी मर्जी चलनी होती तो क्या ये लोग हमें हमारे घर न छोड़ाते? हमने तो उन लोगों का हुक्म मानना था। हमें अपना सामान पैक करने का हुक्म दे दिया गया था। यहाँ से निकलने का वक्त कल सुबह 10 बजे का था। वो आदमी सब कुछ बताकर चला गया था, जबकि मैं और समीना एक दूसरे से छुप छुप कर रोती रही थी। हमने एक दूसरे की हिम्मत बंधाने की भी कोशिश की थी, जो अभी तक तो रायगा ही गई थी। मैंने समीना से वादा किया था कि हम दोनों जिंदगी में एक दूसरे के साथ दोबारा ज़रूर मिलेंगे। खैर, अगले दिन हम अपना सामान पैक करने लगे तो बड़ी हंसी आई थी। हमारे पास बोसीदा से कपड़ों के 2 जोड़े थे और पाँव में पहनी हुई एक ही चप्पल। हमने भला क्या पैकिंग करनी थी। खैर, जब रुखसती का वक्त आया तो दिल खून के आंसू रो रहा था। मुझे बहुत बड़ी कोठी में ले जाया गया था। नया माहौल था, नए लोग थे। इतने बड़े घर को देखकर मैं तो डर ही गई थी। क्या मुझे तन तनहा इस घर की सफाइयाँ करना पड़ेंगी? मैं यही सोच रही थी जब एक बहुत ही स्टाइलिश सी औरत मेरे रूबरू आकर बैठ गई थी। वो कहने लगी, मैं तुम्हारा नाम भी जानती हूँ और उम्र भी। मुझे तुम्हारे बारे में सारी मालूमात दे दी गई है, मगर तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। मैं बोली, मुझे भी आपके बारे में सरसरी सी मालूमात हासिल हैं। आप इस कोठी की मालकिन हैं शायद। मुझे इस घर के सारे काम करना होंगे। मैं यहाँ मुलाजमा बनकर रहूंगी। मेरी बात सुनकर मालकिन ने बुलंदो बांग कह कहा लगाया था। वो बोली, ये क्या कहानी सुना रही हो तुम मुझे? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम्हें यहाँ किसी और मकसद के तहत लाया गया है। ये बात सुनकर तो मेरे हलक में सांस अटक कर रह गया था। मेरे दिल में अजीब किस्म के वसवसे घूमने लगे थे। मैंने अपने खुश्क होते हुए लबों पर जबान फेर कर कहा, कैसा मकसद? वो कहने लगी, ये मेरी कोठी नहीं बल्कि कोठा है। इतना कहकर वो फिर से हंसने लगी थी, जबकि मैं तो खौफ से बेहोश होने के करीब थी। वो फिर से बोली, इस कोठी में मैं तुम्हें नाच गाना सिखाऊंगी। अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है। तुम्हारा रक्स देखने में किसी को भी दिलचस्पी नहीं होगी। जब तुम 12 साल की हो जाओगी तब हमारे लिए सोने की चिड़िया साबित होगी। अभी घबराने की जरूरत नहीं है। खाओ पियो, ऐश करो, गाने सुनो, रक्स सीखो। मैंने नफी में सर हिला दिया था और बोली, मरती मर जाऊंगी मगर कभी ऐसा काम नहीं करूंगी। मैं इज्जतदार वालिदैन की औलाद हूं। मैं ऐसी हरकत करके उनका सर नहीं झुकाऊंगी। वो औरत मुस्कुरा दी और बोली, जमाने की ठोकरों ने तुम्हें बहुत सियाना बना दिया है। तुम्हें यह तो इल्म हो गया है कि वालिदैन की इज्जत खराब नहीं करोगी, मगर मुझे ये तो बताओ, तुम्हारे वालिदैन हैं कहाँ? इतने सालों में कभी उनकी खैर खबर तुम तक पहुंची? नहीं ना। और ना ही उनको तुम्हारे बारे में कुछ इल्म होगा। अगर तुम रकासा बन भी गई तब भी वो कभी भी तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे इस इक़दाम की खबर उनको नहीं होगी। मैं बोली, आप चाहे जो कुछ मर्जी कह लें मगर मैं ये काम नहीं करूंगी। इतना कहकर मैं कोने में बैठकर रोने लगी थी। वो औरत बोली, रो लो बेटी, जब तक दिल नहीं भरता। आखिर जरताशा बाई भी तो देखे कि एक इंसान में आखिर कितने दिन की सकत होती है। मैं जरताशा बाई की बातों को नजरअंदाज करके ससकती रही थी। मुझे रोते हुए दिन से शाम हुई और फिर रात हो गई थी। मैं अब थकने लगी थी। मेरे सामने खाना लाकर रखा गया था मगर मैंने कुछ नहीं खाया। अगली सुबह भी एक निवाला हलक से नहीं निकला। यूं ही रात हो गई। न मैं अपनी जगह से उठी और न ही कुछ खाया पिया। जरताशा बाई मेरे पास आकर बैठ गई थी। वो बोली, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? मैं बोली, मैं ये काम नहीं सीखूंगी। अगर आप मेरे जरिए पैसा कमाना चाहती हैं तो मुझे किसी के घर में मुलाजमा रखवा दे। मेरी नौकरी का 1 रुपया भी मुझ पर हराम होगा। मैं सब कुछ लाकर आपकी हथेली में रखूंगी। मुझे बस आप इस गुनाह के दलदल में धक्का मत दें। जरताशा बाई बोली, लड़की, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें यहाँ मेरे पास फ़कत ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। मैं तुमसे पैसे नहीं कमा पाऊंगी। तुम किसी और के लिए काम करोगी। मेरे हाथ में कुछ होता तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकती। मैं रोने लगी थी तो जरताशा बाई ने मेरे सामने ही फ़ोन मिलाया था। वो कहने लगी, ये लड़की बहुत तंग कर रही है, आकर ले जाओ इसे। मैं तो घबरा गई थी कि न जाने जरताशा बाई ने किसको बुला लिया है, मगर मैंने अपने चेहरे से खौफ को जाहिर नहीं होने दिया था। तकरीबन 2 घंटे बाद ही वो शख्स जिसने मुझे अगवा किया था वो कोठी पर पहुंच गया था। उसने मेरे सामने बैठते ही पूछा,
माहा, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मैं बोली, मैं अपने वालिदैन के पास जाना चाहती हूँ। उस आदमी ने सर हिलाया और कहने लगा, ठीक है, आज सनी तुम्हें अपनी ज़बान देता है। तुम जब रक्स में मुकम्मल ताक हो गई तब मैं तुम्हें तुम्हारी वालिदा के सामने ले जाऊंगा। अगर उसने तुम्हें कबूल कर लिया तो तुम्हें उसके पास छोड़ाऊंगा, नहीं तो फिर तुम मेरे लिए काम करोगी। मैंने झट से कह दिया कि मुझे तुम पर बिल्कुल भी एतबार नहीं है। सनी बोला, हम जैसे बेईमानों के पास बड़ी पक्की ज़बान होती है, हम अपनी कही हुई बात से बिल्कुल नहीं मुकरते। अगर हमारी ज़बान सच्ची नहीं होगी तो हमारे साथ काम करने वाले भी हम पर एतबार नहीं करेंगे। इस तरह तो हमारा धंधा डूब जाएगा। इसीलिए तुम बेफिक्र रहो, मेरी बात का यकीन करो। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के रूबरू ले जाऊंगा, मगर इससे पहले तुम हर तरह का रक्स सीखोगी। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे नन्हे बहन भाई हाथ उठा उठाकर अल्लाह से तुम्हारी वापसी के लिए इल्तिजा करते हो, और ये भी हो सकता है कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हें अक्सर भूल गए हों और अब उनकी जिंदगियों में तुम्हारी कोई गुंजाइश ना हो। तुम काम सीखो, इसका फैसला बाद में करेंगे। मैंने सर हिला दिया था और सनी के साथ वादा कर लिया था कि मैं रक्स जरूर सीखूंगी। वो मुझे उम्मीद दे गया था, मेरी मुरझाई हुई जिंदगी को पानी दे गया था। मुझे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन इसमें फूल जरूर उगेगा। मैं अब हर रोज रक्स की क्लासें लेने लगी थी। मेरी आंखों के सामने हर वक्त नन्हे नन्हे हाथ घूमते रहते थे। पता नहीं मेरे कितने बहन भाई होंगे, मेरे लिए दिन रात दुआ करते होंगे। अम्मी तो मुझे एक लम्हे के लिए भी नहीं भूलती होंगी, और अब्बू सबसे छुप छुप कर रोते होंगे। क्या पता अब तक दादी का इंतकाल हो गया हो। अब तो दिन रात उनके ख्यालात में बसर हो रहे थे, और देखते ही देखते 3 साल गुजर गए थे। अब मैं 12 बरस की हो चुकी थी। मैंने इन 3 सालों में बहुत मेहनत की थी। मैंने हर तरह का रक्स सीख लिया था। मैं रातों को उठ कर डांस प्रैक्टिस किया करती थी और अल्लाह से यही दुआ किया करती थी कि मुझे माफ़ कर देना। ये सब मैं फ़कत अपने वालिदैन के पास जाने के लिए कर रही हूँ। आखिरकार वो दिन भी आ गया था जब जरताशा भाई ने मेरा माथा चूम कर कहा था कि तुम अब बिल्कुल तैयार हो गई हो, अब तुम्हारी ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई है। मैं सनी को फ़ोन करके बुला लेती हूँ, वो तुम्हें ले जाएगा। मैं झट से बोली, भाई आप सनी को उसका अहद याद करवा देना। उसने कहा था कि वो मुझे मेरे वालिदैन के घर ले जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो मुकर जाए। जरताशा बाई ने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, नहीं, सनी ऐसा नहीं है, वो अपनी बात से नहीं फिरता, अपने कौल का पक्का है। मैं भाई की बात सुनकर खुश हो गई थी। फिर सनी भी आ गया था। कहने लगा, आज वो वक्त आ गया है जब मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी से मिलवा दूंगा। मैं ये बात सुनकर बेइंतहा खुश हो गई थी। उसने कहा, अपना सामान पैक कर लो। भाई के कोठे में मेरा काफ़ी सामान था। मैंने सब कुछ पैक किया और सनी के साथ चली गई थी। मेरी आंखों के सामने मेरी माँ का रोशन और पाकीज़ा चेहरा घूम रहा था। मुझे यकीन था कि अम्मी मुझे देखते ही रोने लगेंगी और मेरे साथ लिपट जाएंगी। मैं गाड़ी में बैठी कभी रो देती तो कभी मुस्कुरा देती थी। जब मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ था, मैंने देखा कि ये रास्ता तो मेरे घर को नहीं जाता था। जब मुझे अगवा किया गया था तो मैं फ़कत 5 बरस की थी, मगर फिर भी मुझे अपने घर का रास्ता याद था। मैं बोली, सनी, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? वो कहने लगा, मुझे इल्म था कि ये सवाल तुम मुझसे ज़रूर पूछोगी। मैं तुम्हें तुम्हारी वालिदा के पास ही लेकर जा रहा हूँ, मगर उन्होंने घर बड़ी अच्छी जगह पर ले लिया है। अब तुम देखोगी तो हैरान रह जाओगी। मैंने सर हिला दिया था और आखिरकार एक महनुमा घर के सामने जाकर गाड़ी रुक गई थी। मैं हैरान हुई थी कि आखिर मेरे वालिदैन की ज़िंदगी में इस कदर बदलाव कैसे आ गया। मैं नम होती आंखों से गाड़ी से उतरी थी। भागकर घर में दाखिल हुई तो सामने का मंजर दिल को परेशान कर देने वाला था। मेरी अम्मी खड़ी थी। वो मेरी ही मुंतज़िर थी, मगर कहीं से भी तो वो मेरी अम्मी नहीं लग रही थी। मेरी अम्मी का चेहरा तो बहुत मासूम सा था। फिर ये औरत कौन थी? सामने खड़ी औरत के चेहरे पर दुनिया जहां का मेकअप लगा हुआ था। वो तेज सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगाए खड़ी थी और तेज गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी, जिससे उनके दूधिया रंग के बाजू नुमाया हो रहे थे। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। कहने लगी, बहुत बड़ी हो गई हो मेरी माँ। उन्होंने आगे बढ़कर ना ही मुझे गले लगाया और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत थी कि मैं उस बदली हुई औरत से जा मिलूं। मैं 2 कदम पीछे हटी थी। अम्मी कहने लगी, क्या हुआ माँ, मेरे पास आओ। मैं बोली, आप मेरी अम्मी नहीं है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सब क्या है? अम्मी आगे बढ़ी थी। वो कहने लगी, माँ, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और ये मेरा कोठा है। तुम मेरी बेटी हो। मेरे बाद तुमने ही तो इस कोठे को चलाना है। ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही तो बनाया है। मैं तो दंग रह गई थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे मुमकिन हुआ।
मैं एकदम से रोने लगी थी और बोली, अम्मी, मैं आपके लिए रोती रही। मैं आपको याद करती थी, दुआएं करती थी कि काश आपसे मुलाकात हो सके, लेकिन आपकी तरफ देखकर यही ख्याल आ रहा है कि काश हम कभी मिली ही ना होती। आपने मेरे अब्बू को छोड़कर ये गलत राह क्यों चुन ली? अम्मी रोने लगी थी। वो बोली, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। महा, मैं एक तवाइफ की बेटी थी। मैंने कोठे में ही आँख खोली थी। अपनी जवानी में मैं भी नाच गाना करती थी। मैंने खूब पैसा कमाया। एक दिन मैं शादी में नाचने के लिए गई थी। वहाँ मेरी मुलाकात तुम्हारे अब्बू से हो गई थी। मुझे पहली नज़र में ही उनसे मोहब्बत हो गई थी। मेरे बारे में उनके भी कुछ ऐसे ही ख्यालात थे। वो कुछ खास कमाते भी ना थे, मगर फिर भी मैंने उनसे शादी कर ली। मुझे यही लगा था कि मैं उनके साथ खुश रहूंगी, मगर मेरी सास मुझसे बड़ी नफरत करती थी। उसने मेरा कभी एहसास नहीं किया था। मैं घर के काम काज करती, मगर मैं तो आसाइशात में रहने की आदी थी। और तुम्हारे अब्बू मुझे जेब खर्च भी नहीं देते थे। इसीलिए मैं दोपहर के वक्त 2 घंटे के लिए अपने पुराने कोठे पर चली जाती थी। वहां से पैसे कमा कर लाती और अपनी ज़ात पर खर्च करती, और तुम्हारे लिए भी चीज़ें लेकर आती। मेरी सास को मुझ पर शक हो गया था, इसीलिए वो मुझे तुम्हारे अब्बू से पिटवाती रहती थी। मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन सारी हकीकत तुम्हारे अब्बू के सामने आ जाना थी। फिर वो मुझे तलाक दे देते और तुम्हें भी मुझसे छीन लेते, जबकि तुम तो मेरे बुढ़ापे का सहारा थी। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, कोई मेरा रक्स नहीं देखता। अब लोग तुम्हें देखेंगे। मैंने अपनी जवानी में दूर की कड़ी लड़ाई थी। मैंने अपने जानने वाले से कहकर तुम्हें अगवा करवा लिया था। वो जो खिलौने वाला तुम्हें लेकर गया था, वो कोई और नहीं बल्कि मैंने ही उसे भेजा था। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे अब्बू ने मुझे तलाक दे दी, तो मैं यहाँ आ गई थी। यहाँ मैंने अपना करियर फिर से बनाया और खूब पैसा भी कमा लिया था। तुम्हें मैंने अपने पास इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि तुम मेरे पैरों की बेड़ी बन जाती, और फिर तुम्हें भी तो इस काम में ताक करना था ना। देखो, मेरी हिकमत अमली काम आ गई। आज तुम बेहतरीन रक्कासा बनकर मेरे सामने खड़ी हो। तुम मेरी सोने की चिड़िया हो। ये सब बातें सुनकर मुझ पर सख्ता तारी हो गया था। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये सब होगा। मेरी दुश्मन मेरी माँ ही निकलेगी। मेरी अम्मी ने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया था, तो मैंने उनसे उनका बुढ़ापा छीनने का इरादा कर लिया था। मैंने आगे बढ़कर अम्मी को गले लगाया और उनसे कहा कि मैं आपकी तरफ की कहानी समझ चुकी हूँ, आप मजबूर होंगी। अम्मी खुश हो गई थी। अब मैंने मोबाइल तक रसाई हासिल कर ली थी। मैंने पुलिस को फ़ोन करके अपनी अम्मी के बारे में सब कुछ बता दिया था और उन दोनों जगहों के बारे में भी मालूमात दे दी थी जहाँ मुझे रखा गया था। पुलिस ने जगह जगह छापे मारे थे। मम्मा के घर से बहुत सी बच्चियों को बाजियाब करवा लिया गया था और उनमें समीना भी शामिल थी। यूं मेरी और समीना की फिर से मुलाकात हो गई थी। मेरी अम्मी और उनके गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया था। सनी जो भी बच्चियां अगवा करता था, वो मेरी अम्मी के हुक्म से ही करता था। मेरी अम्मी को अदालत ने उम्र कैद सुनाई थी। मुझसे पूछा गया कि मैं कहाँ रहना चाहूँगी। मैंने अपने अब्बू का नाम ले लिया था। कुछ ही दिनों में मेरे अब्बू को ढूंढकर मेरे सामने लाया गया था। अब्बू ने मुझे गले से लगाकर प्यार किया था और घर ले गए थे। अब्बू ने दूसरी शादी कर रखी थी। मेरे 2 बहन भाई भी थे। मैं खौफजदा थी कि न जाने सौतेली माँ मेरे साथ कैसा रवैया रखेगी। मेरी सौतेली माँ बहरहाल मेरी सगी माँ से बेहतर थी। वो मेरा ख्याल रखती थी, मुझसे प्यार करती थी। मैं एक बार अम्मी के साथ जेल में मिलने गई थी। वो दुहाइयाँ दे रही थी, मुझे कोसने दे रही थी, और तब मैं बोली कि तुम जैसी औरत के यही अंजाम होना चाहिए था। इतना कहकर मैं घर वापस आ गई थी। मुझे मेरे निहायत करीबी रिश्ते खोने का दुख दिया था। मैं सारी जिंदगी इस चीज को नहीं भूल सकूंगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।